तो हेलो दोस्तों, आज से हम लोग एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। ये बेसिकली यूनिट फर्स्ट का पार्ट है जो यूजीसी पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड है उसका। तो इसमें सबसे पहले हम लोग राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। एक क्रम से अगर पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। लिबर्टी के बारे में पढ़ लें और न्याय के बारे में पढ़ लें, फिर उसके रिलेटेड लिबरलिज्म और सोशलिज्म के बारे में पढ़ने, उससे कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो हम लोगों को एक कंसिक्वेंस में पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा। तो सबसे हम लोग पहले राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, इसके अर्थ, प्रक्रिया, इसकी अर्थ प्रकृति और क्या है इसकी, और उपयोगिता क्या है, तो इट्स मीनिंग, नेचर एंड यूटिलिटी क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो पॉलिटिक्स शब्द है ये ग्रीक यानी यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता था नगर राज्य। नगर राज्य, तो पॉलिटिक्स ये ग्रीक भाषा के शब्द पोलिस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता था नगर राज्य, और या इसको पोलिटिया भी कहा जाता था। तो ये पुलिस या पोलिटिया दो शब्दों से मिलकर बना है। तो छोटे छोटे जो नगर राज्य हुआ करते थे एथेंस या ग्रीक में, तो उसमें ये संपूर्ण राज्य हुआ करते थे, अपने आप में ही संपूर्ण राज्य हुआ करते थे। फिर जो ग्रीक राज्यों के बाद फिर हम देखते हैं कि आगे चल के हमने पूरा थिंकर्स को पढ़ लिया है, तुमको पता है कि ग्रीक राज्य के बाद फिर रोमन राज्य आता है, रोमन गणराज्य आते हैं। उसके बाद मध्यकालीन राजतंत्रात्मक व्यवस्था आती है, मध्यकालीन राजतंत्रात्मक व्यवस्था आती है। इसके बाद राष्ट्र राज्यों का उदय होता है। तो जब हम मैकियावेली को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि राष्ट्र राज्य का उदय होता है। यूनानी विचारकों ने इन नगर राज्यों यानी पुलिस की गतिविधियों को पॉलिटिक्स कहा है, अर्थात पॉलिटिक्स में राज्य से संबंध रखने वाली समस्त बातें आ जाती हैं। तो यूनानी विचारकों ने इन नगर राज्यों की जो गतिविधियां हैं उसको पॉलिटिक्स कहा है, अर्थात पॉलिटिक्स में राज्य से संबंधित सभी बातें आ जाती हैं। तो जो सर्वोच्च गतिविधि है वो क्या है, पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। इसीलिए आगे चल के हम देखते हैं कि अरिस्टोटल इसे मास्टर साइंस कहता है, कि जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल साइंस है ये मास्टर साइंस है, या इसे आर्किटेक्टोनिक साइंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे आर्किटेक्चर जो आर्किटेक्ट होता है वो किसी भी बिल्डिंग का मेन पिलर होता है, क्योंकि अगर आर्किटेक्ट जिस प्रकार की बिल्डिंग बनाना चाहेगा उसी प्रकार का आर्किटेक्चर बनेगा या उसी प्रकार की बिल्डिंग बनेगी। इस प्रकार जो राज्य है जिसका संबंध पॉलिटिक्स से है वो सभी का केंद्र है। तो राज्य अर्थव्यवस्था में भी है, राज्य सामाजिक क्षेत्रों में भी है, राज्य एनवायरनमेंट में भी है, मतलब राज्य हर जगह है। तो राज्य या पॉलिटिकल साइंस बेसिकली स्टेट का अध्ययन करती है, और इसलिए ये आर्किटेक्टोनिक साइंस है क्योंकि स्टेट सभी के मूल में है, अर्थव्यवस्था के मूल में है, समाज के मूल में है, इकोनॉमी के, और इसमें मतलब राज्य तो हर जगह है ना, तो हर क्षेत्र में राज्य है। फिर पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तू ने किया था। अरस्तू ने इस विषय को दर्शन फिलॉसफी से अलग कर स्वत विषय बनाने का काम किया। तो सबसे पहले जो राजनीति है या पॉलिटिक्स है ये दर्शन शास्त्र की एक ब्रांच के रूप में, फिलॉसफी की एक ब्रांच के रूप में पढ़ी जाती थी। हमने जब प्लेटो को पढ़ा था तो हमने देखा था कि इसका प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी कहा जाता है, लेकिन जो अरस्तू है उसे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि इसने पहली बार फिलॉसफी को जो पॉलिटिक्स है उसको एक स्वायत्त विषय का दर्जा दिया और इसे फिलॉसफी से अलग किया। इसलिए अरस्तू को राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल साइंस नाम देने का श्रेय प्रबुद्ध अराजकतावादी विचारक विलियम गॉडविन व नारीवाद के जनक मेरी वुllstonecraft को जाता है। तो पॉलिटिकल साइंस शब्द है इसको गढ़ा किसने था, ये एक एनार्किस्ट थिंकर थे विलियम गॉडविन। ये बेसिकली मेरी वुllstonecraft के पति थे, तो इन्होंने इसका शब्द को गढ़ा था। फिर एरिक रोबे ने सोशियोलॉजी जैसा तुल्यार्थ शब्द पोलिटिकोलॉजी गढ़ा है, इसका अर्थ है राजनीति विज्ञान या राजविज्ञान। तो एरिक रोबे ने क्या किया है, पोलिटिकोलॉजी से ज़्यादा शब्द का उपयोग किया है, और उनका मानना है कि जो पोलिटिकोलॉजी शब्द है ये ज़्यादा सही शब्द है। क्यों? क्योंकि इसमें राजनीति और सोशियोलॉजी दोनों आ जाता है। अरस्तू राजनीति विज्ञान सर्वोच्च यानी सुप्रीम या परम साइंस है ऐसा बोलता है। तो जो राजनीति विज्ञान है सर्वोच्च साइंस है या सर्वोच्च या मास्टर साइंस है। अरस्तू ने इसे स्वामी विज्ञान यानी मास्टर साइंस और शिखरस्थ विज्ञान या आर्किटेक्टोनिक साइंस कहा है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का संबंध किससे है, स्टेट से, और स्टेट हर गतिविधि में है, अर्थव्यवस्था में है, राजनीति में है, समाज में है, हर जगह स्टेट है, इसलिए ये आर्किटेक्टोनिक साइंस है। अरस्तु तो यूनानी दार्शनिक अरस्तु प्लेटो का शिष्य व युवा सिकंदर महान का शिष्य था। अरस्तु ने
35 ईसा पूर्व एथेंस में दर्शन के अपने स्कूल लीसियम की स्थापना की थी। बात करते समय ऊपर से नीचे चलने की अरस्तु प्रवृत्ति के बाद इसे पेरिपेटेटिक स्कूल कहा जाता है। तो बेसिकली हमने जब अरस्तु को पढ़ा तो हमने देखा था कि अरस्तु चलते फिरते पढ़ाया करता था अपने शिष्यों को, तो यही है पेरिपेटेटिक स्कूल कहा जाता था इसको। अरस्तु के 22 ग्रंथ व्याख्यान नोट्स के रूप में संकलित हैं, जो तर्क, भौतिकी, तत्व मीमांसा, खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान, जीव विज्ञान, नैतिकता तथा राजनीति पर आधारित है। मध्य युग में अरस्तु का दर्शन इस्लामी दर्शन की नींव बन गया। तो मध्य युग में हमने देखा था कि जैसे जो महत्वपूर्ण जो थिंकर थे सिसरो और थॉमस एक्विनास, इन्होंने जो अरस्तु है उसके तर्क को ईसाई धर्म के साथ मिलाने का प्रयास किया था। तो यही बात यहाँ पर की गई है कि मध्य युग में अरस्तु का दर्शन इस्लामी दर्शन की नींव बन गया। बाद में इसे ईसाई धर्मशास्त्र में भी शामिल कर लिया गया। तो वही बात है, ईसाई धर्म में भी इसे शामिल कर लिया गया। अरस्तु का राजनीतिक क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध कार्य पॉलिटिक्स है, जिसमें उसने नगर राज्य को सद्गुण और कल्याण के आधार पर चित्रित किया है। साथ ही तर्क दिया है कि कुलीन तंत्र व लोकतंत्र का समन्वय है। तो जो पॉलिटी है बेसिकली ये क्या है? पॉलिटी क्या है? बेसिकली ये कुलीन तंत्र यानी एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी का ये सम्मिश्रण है। कम्युनिस्ट है कि बर्नशॉ ने इसे वर्तमान सभ्यता को सुरक्षित रखने वाला विज्ञान कहा है। बर्नशॉ ने क्या कहा है कि पॉलिटिक्स एक ऐसा विज्ञान है जो वर्तमान सभ्यता को सुरक्षित रखने में कायम रहा है। इमर्सन ने इसे महानतम विज्ञान कहा है। अल्फ्रेड ग्रेजिया ने राजनीति विज्ञान को विज्ञानों की महारानी, क्वींस ऑफ साइंस कहा है। अल्फ्रेड ग्रेजिया ने राजनीति विज्ञान को विज्ञानों की महारानी कहा है। सामान्यतः पॉलिटिक्स के विभिन्न अर्थ लगाए जाते हैं। उदारवादी इसे समझौते की कला कहते हैं। तो उदारवादियों से अगर पूछा जाए कि राजनीति क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, तो ये क्या कहते हैं कि विरोधी हितों के मध्य समन्वय करने का काम है राजनीति। राजनीति क्या है? विरोधी हितों के मध्य समन्वय करने का कार्य है, या समझौते की कला है, या परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करने वाली गतिविधि है राजनीति। अब राजनीति का जो दूसरा अर्थ लगाया जाता है शक्ति के लिए संघर्ष। तो राजनीति के दो मीनिंग हो सकते हैं, राजनीति के विभिन्न अर्थ लगाए जा सकते हैं। बेसिकली दो नहीं, बहुत सारे अर्थ लगाए जा सकते हैं। तो इसमें उदारवादी से समझौते की कला मानते हैं, या विरोधी हितों के मध्य समन्वय करने की का काम मानते हैं या कला मानते हैं। जो नेक्स्ट जो इसमें इसका अर्थ लगाया जा सकता है राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष है। तो इसमें यथार्थवादी आते हैं। तो यथार्थवादियों में तो हालांकि जो पॉलिटिक्स है या जो राजनीति विज्ञान है ये वेस्टर्न डोमिनेटेड है, लेकिन हम अरस्तु को कौटिल्य को भी देखते हैं जो दंड नीति की बात करता है। तो दंड नीति में अरस्तु 4 चीजें बताता है। दंड नीति में अरस्तु 4 चीजें बताता है कि जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करना। दंड नीति का उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आ भी चुका है। जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त हो गया है उसकी सुरक्षा करना, जो प्राप्त हो गया है उसकी हमने सुरक्षा भी कर ली, अब उसको बढ़ाना और उसे बढ़ाने के बाद उसको बांट देना। तो दंड नीति में 4 चीजें आती हैं। क्वेश्चन आ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। कौटिल्य ने दंड नीति में 4 चीजें बताई हैं। जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करना, प्राप्त हो गया उसको सुरक्षा करना, फिर उसे बढ़ाना और उसे बांट देना। शक्तिवादी दृष्टि के अनुसार राजनीति युद्धहीन संघर्ष है। इसमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति संबंधी समस्याएं सुलझाई जाती हैं। तो इसके समर्थक हैं मैक्स वेबर हैं, कैटलिन है, लॉसबेल है, रॉबर्ट डायल है और मार्गेनथाउ। तो मार्गेनथाउ का तो नाम आपने सुना ही होगा। ये जब हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तो ये जो बहुत बड़े रियलिस्ट थिंकर है, तो बेसिकली जो राजनीति है शक्ति के लिए संघर्ष ही है। मोदी और गांधी जी क्यों लड़ रहे हैं? मोदी और राहुल गांधी आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ये शक्ति के लिए ही लड़ रहे हैं ना। क्या मोदी जी का किसी ने, राहुल गांधी ने कुछ बिगाड़ा है? राहुल गांधी का मोदी जी ने कुछ बिगाड़ा है? किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी क्यों बने बैठे हैं? इसलिए क्योंकि दोनों को सत्ता चाहिए, दोनों को सरकार में रहना है, दोनों को पावर चाहिए, यही बात है। फिर जो मैक्स वेबर है इसकी एक पुस्तक है पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन, राजनीति एक व्यवसाय के रूप में। तो जो मैक्स वेबर है राजनीति को हार्डवुड की तरह मानता है। तो कुछ अन्य इसमें तथ्य हैं। चलिए, यथार्थवादी और अधिकांश व्यवहारवादी राजनीति को शक्ति का विज्ञान मानते हैं। अच्छा, व्यवहारवादी भी राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि अच्छा, जो व्यवहारवादी हैं वो शक्ति के संघर्ष के लिए, जो यथार्थवादी हैं वो मानते हैं कि हिंसा जरूरी है, या हिंसा से या शक्ति से ही हम शक्ति को अर्जित कर सकते हैं। लेकिन जो व्यवहारवादी हैं वो हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, वो हिंसा का विरोध करते हैं। लेकिन व्यवहारवादियों का मानना है कि जो राजनीति है वो शक्ति के लिए संघर्ष है। क्यों? क्योंकि जो राजनीति है ये संसाधन वितरण के रूप में इसको वो देखते हैं। तो इसमें चार्ल्स मेरियम, लॉसलेल,
लॉसवेल जैसे जो कैटलिन जैसे थिंकर हैं, स्टर्न जैसे थिंकर हैं, ये भी राजनीति को शक्ति के रूप में राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में देखते हैं। फिर मैकियावेली के अनुसार राजनीति बस सत्ता पाने व रखने के बारे में है। तो मैकियावेली के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि हमने मैकियावेली के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ लिया है। राजनीतिक रूप से अस्थिर फ्लोरेंस, इटली के अनिश्चित माहौल में राजनीतिज्ञ और लेखक मैकियावेली ने अपना सार्वजनिक जीवन आरंभ किया। इटली के द्वितीय चांसलर 1498 से 1512 के रूप में मैकियावेली को फ्रांस, जर्मनी और पूरे इटली में मिशन पर भेजा गया। थोड़े समय कैद में रहने के और मेडिची की शासन बहाली के बाद मैकियावेली ने अपना साहित्यिक करियर स्टार्ट किया। वर्ष 1932 में मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस प्रकाशित हुई। इसमें उसने सीजर बोर्जिया की शासन कला व तत्कालीन सत्ता की राजनीति पर टिप्पणियां की। द प्रिंस इटली के भावी राजकुमार के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में लिखा गया ग्रंथ था। बाद में मैकियावेली को चालाक व नकलची, कनिंग एंड डुप्लीसियस जो विश्लेषण है उससे इनको सम्मानित किया गया या संबोधित किया गया। सम्मानित कहना तो थोड़ा सा अपमानजनक होगा, इन्हें बहुत ज्यादा इनको आलोचना झेलनी पड़ी। हाउस मैकियावेली आदि के साथ संबंधित होने के कारण एक बदनाम धारणा हो चुकी है राजनीति। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्गेंथ्याउ बीओकी के कारण इसे पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग मार्गेंथ्याउ का देखेंगे। ये एक महत्वपूर्ण रियलिस्ट थिंकर है। राजनीति शक्ति की तलाश है, क्वेस्ट फॉर पावर है, कैटलिन व लासवेल ऐसा बोलते हैं। राजनीति प्रभाव व प्रभावी का अध्ययन है, लासवेल बोलता है। राजनीति प्रभाव व प्रभावी का अध्ययन है। व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। ये भी मानते हैं, व्यवहारवादी भी मानते हैं कि राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। डेविड स्टर्न, राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। तो अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू से संबंध है राजनीति का। स्टर्न ने राजनीतिक व्यवस्था की दृष्टि से राजनीति को परिभाषित किया है। गार्नर की सुपरिचित परिभाषा राजनीति विज्ञान का कि राज्य के साथ आरंभ और अंत होता है। तो पॉलिटिक्स स्टार्ट्स एंड एंड्स विद स्टेट, ये गार्नर की बहुत ही परिचर्चित और सुपरिचित परिभाषा है कि डेविड स्टर्न ने समालोचना की है, यानी इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया। रॉबर्ट डाल ने कहा है कि राजनीति उसी समय अस्तित्व में आती है जबकि एंड्स यानी लक्ष्य या साधन मीन्स में विवाद होता है। रॉबर्ट डाल ने स्टर्न का व्यवस्थावादी स्वरूप ग्रहण करते हुए लिखा है कि एक राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का कोई भी सतत प्रतिमान है जो कि एक सार्थक सिग्निफिकेंट मात्रा में शक्ति, शासन या सत्ता के साथ अंतर्ग्रस्त होता है। तो नेक्स्ट है कि अर्थन मेंडले, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये 1908 में आती है। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट से समूह सिद्धांत ग्रुप थ्योरी उद्भवित होती है। राजनीति को अंतर समूह संघर्ष यानी इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो राजनीति क्या है? इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ पर विभिन्न ग्रुपों के मध्य कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, विभिन्न पार्टियों के मध्य, विभिन्न दलों के मध्य, विभिन्न जो समुदाय हैं या विभिन्न समुदाय हैं उनके मध्य इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है। शक्ति के रूप में राजनीति को देखने के समर्थकों में नारीवादी व मार्क्सवादी भी शामिल है। तो मार्क्सवादी इसे वर्ग संघर्ष के रूप में देखते हैं कि अमीर और गरीब के बीच संघर्ष है। फिर जो नारीवादी हैं ये सेक्सुअल पॉलिटिक्स की बात करती हैं कि राजनीति शक्ति संरचनात्मक संबंध है। तो उग्र नारीवादी केट मिलेट ने सेक्सुअल पॉलिटिक्स की पुस्तक है 1969 में आती है, में राजनीति को सत्ता संचरित संबंधों यानी पावर स्ट्रक्चर्ड रिलेशन के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें व्यक्तियों का एक समूह दूसरे द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये पावर स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप है राजनीति, जिसमें व्यक्तियों का एक समूह यानी महिलाएं दूसरे समूहों द्वारा नियंत्रित होती हैं, दैट इज मेल। मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में राजनीति को दूसरे वर्ग का दमन करने के लिए एक वर्ग की संगठित शक्ति के रूप में वर्णित किया है। तो दूसरे वर्ग का दमन यानी प्रोलिटेरिएट का, यानी जो सर्वहारा वर्ग है उसका दमन करने के लिए एक वर्ग की संगठित शक्ति है ना। तो एक दूसरे वर्ग का दमन करने के लिए यानी सर्वहारा का दमन करने के लिए पूंजीपति वर्ग की संगठित शक्ति है, क्या शक्ति के रूप में वर्णित किया है किसको? राजनीति को। उत्तर आधुनिकतावादी विचारक मिशेल फूको राजनीति को शक्ति आधारित उत्पीड़न व शोषण की प्रक्रिया मानते हैं। टी ब्रेनन इसे संभाव्य की कला यानी आर्ट ऑफ पॉसिबल कहते हैं। बिस्मार्क राजनीति संभावना की कला है। बिस्मार्क क्या कहते हैं कि राजनीति संभावना की कला है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ राजनीति को धूर्तों का अंतिम आश्रय है, द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ स्कॉन्डल्स कहते हैं। लेनिन के अनुसार राजनीति घनीभूत अर्थनीति है, कंसंट्रेटेड इकोनॉमिक्स है। मार्क्स के अनुसार यह आज संरचना सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो मार्क्स
जो राजनीति है उसे सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट मानता है। आधार में क्या है? इकोनॉमी है। लेकिन जो लेनिन है इसे राजनीति को कंसंट्रेटेड इकोनॉमिक्स मानता है। हन्ना अरेंट ने राजनीति की परिभाषा संगठित रूप से क्रिया यानी एक्शन इन कंसर्ट के रूप में की है कि जब हम लोग इकट्ठा होते हैं तब शक्ति उत्पन्न होती है। जब हम लोग इधर-उधर हो जाते हैं तो जो हमारी शक्ति खत्म हो जाती है। हन्ना अरेंट के अनुसार राजनीति एक सार्वजनिक गतिविधि है, तो एक पब्लिक एक्शन है या पब्लिक एक्टिविटी है। जब हम लोग संगठित होते हैं और किसी एक मंच पर जाके अपने विचार रखते हैं या सरकार का विरोध करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अन्ना हजारे मूवमेंट टाइप के, तो ये एक पब्लिक एक्टिविटी है राजनीति। अमेरिकी इतिहासकार हेनरी एडम्स ने राजनीति को घृणा के व्यवस्थित संगठन यानी सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेट्रेड के रूप में अभिव्यक्त किया है। अर्नेस्ट बार्कर ने एक प्रतिनिधि वाक्य में लिखा है कि राजनीति नैतिकता का ही व्यापक रूप है। राजनीति नैतिकता का ही व्यापक रूप है। क्विंसी राइट के अनुसार राजनीति समूहों को नियंत्रित, छलयोजित या प्रभावित करने की कला है ताकि दूसरों के विरुद्ध कुछ लोगों के उद्देश्यों की वृद्धि हो। क्विंसी राइट क्या कहती हैं कि राजनीति समूहों को नियंत्रित, छलयोजित यानी मैनिपुलेट करने की या प्रभावित करने की कला है ताकि दूसरों के विरुद्ध कुछ लोगों के उद्देश्यों की वृद्धि हो सके। जी स्टोकर, इनकी बुक है वाई पॉलिटिक्स मैटर्स मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। जी स्टोकर की है वाई पॉलिटिक्स मैटर मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क। 2006 में पुस्तक आती है। राजनीति को निराश, डिसअपॉइंट करने के लिए बनाया गया, तो पॉलिटिक्स को बनाया ही डिसअपॉइंट करने के लिए गया। इसके परिणाम अक्सर गड़बड़, अस्पष्ट व कभी कभी अंतिम नहीं होते। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एज वोकेशन यानी 1919 में पुस्तक आती है, 1919 में पुस्तक आती है, व्यवसाय के रूप में राजनीति को हार्ड बोर्ड के जैसी मजबूत लेकिन धीमी बोरिंग बताया। पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रॉन्ग एंड स्लो बोरिंग ऑफ हार्ड बोर्ड। जॉन डन, राजनीति लगातार निराशाजनक है यानी पॉलिटिक्स इज कंसिस्टेंटली डिसअपॉइंटिंग। लिपमैन के अनुसार कोई भी राजविज्ञान को बहुत गंभीरता से नहीं देखता है क्योंकि कोई भी इस बात से कन्विंस नहीं होता है कि वह एक विज्ञान है या उसका राजनीति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव है। संभवतः स्वयं राजनीति विज्ञानी भी नहीं। तो लिपमैन क्या कहता है कि कोई भी राजनीति विज्ञान को गंभीरता से नहीं लेता और कोई भी इस बात का कायल नहीं होता है कि वह एक विज्ञान है या उसका राजनीति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव है। संभवतः स्वयं राजनीति विज्ञानी भी नहीं। वैज्ञानिक पद्धति के प्रतिपादक अर्नोल्ड ब्रेख्ट ने फेलिक्स कॉफमैन की परिभाषा को प्रस्तुत किया है कि राजनीति अंतर व्यक्तिक संचारणीय ज्ञान है, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव नॉलेज। ब्रेख्ट संचारणीयता यानी कम्युनिकेशन को अधिक महत्व देता है। माइकल ऑक्सफोर्ड राजनीति को सीमाहीन समुद्र मानता है। ये राजनीति को क्या कहते हैं? बॉर्डरलेस एंड बॉटमलेस सी है ये राजनीति, बॉर्डरलेस एंड बॉटमलेस सी है और हमें इसमें तैरते आना चाहिए। ऑक्सफोर्ड के अनुसार राजनीति ऐसी गतिविधि है जिसमें लोग असीम व गहरे समुद्र में तैरते हैं, इसमें शरण लेते हैं। इसमें शरण लेने के लिए ना तो कोई बंदरगाह है, ना कोई आश्रय स्थल, ना इसका आरंभ होता है ना अंत होता है। सारी कोशिश जहाज को संतुलित रखते हुए तैरते रहना है। समुद्र मित्र व शत्रु दोनों है। तो पॉलिटिक्स इज बॉटमलेस एंड बॉर्डरलेस सी एंड यू हैव टू नो हाउ टू स्विम। जबकि यूनेस्को द्वारा 1948 में इस विषय के अंतर्गत 4 अध्ययन क्षेत्र माने गए हैं: राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, दल समूह व जनमत व अंतर्राष्ट्रीय संबंध। सर अर्नेस्ट बैन ने मजाक में कहा है कि राजनीति किसी समस्या को ढूंढ निकालती है, चाहे उसका अस्तित्व हो या ना हो, उसका गलत कारण बताने और उसका गलत हल ढूंढ निकालने की कला है। तो अर्नेस्ट जो बैन है ये मजाक में कहते हैं कि राजनीति किसी समस्या को ढूंढ निकालती है, चाहे उसका अस्तित्व हो या ना हो, उसका गलत कारण बताने व उसका गलत हल ढूंढ निकालने की ये कला है। राजनीति के पर्याय तो पहला है तो राजनीतिक चिंतन। तो राजनीतिक चिंतन ये विचारों का असंचरित रूप है। हमने देखा था राजनीतिक चिंतन के बारे में, जो हमने पढ़ा था, पॉलिटिकल थिंकिंग के बारे में हमने पढ़ा था। तो जब नॉलेज अनस्ट्रक्चर्ड होता है, राजनीतिक चिंतन क्या होता है? बेसिकली ये एक काल विशेष के विचारों की जो हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, एक काल विशेष के विचारों को जो हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, तो वही राजनीतिक चिंतन कहलाता है। तो फॉर एग्जाम्पल जो ग्रीक चिंतन रहा है, एंशिएंट ग्रीक चिंतन, फिर रोमन चिंतन, फिर मध्ययुगीन चिंतन, अब आधुनिक चिंतन। तो जब हम लोग किसी काल विशेष के विचारों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो वही
चिंतन बन जाता है। ये बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड होता है, किसी थिंकर ने कुछ बोला, किसी थिंकर ने कुछ बोला, लेकिन जो काल विशेष के थिंकर रहेंगे उसमें कुछ बिंदुओं पर मोटा-मोटा कंसेंसस रहेगा। राजनीतिक दर्शन, तो ये राजनीति के मूलभूत प्रश्न अवधारणाओं का गहन अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इसमें किसी समस्या का व्यापक अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक दर्शन में किसी समस्या का व्यापक अध्ययन किया जाता है। इसमें मूल तत्व की खोज की जाती है। इसमें मूल निर्देश आदर्श का अध्ययन किया जाता है। फिर राजनीतिक सिद्धांत, तो व्यवस्थित संरचनात्मक चिंतन जिससे राजनीति को समझने में सहायता मिलती है। तो राजनीति विज्ञान क्या है? ये व्यवस्थित संरचनात्मक चिंतन है। ये अनुभव, इसमें जो राजनीतिक सिद्धांत है इसमें अनुभव एवं यथार्थ पर बल दिया जाता है। चलिए इसमें थोड़ा सा और अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं कि राजनीतिक चिंतन क्या है। पॉलिटिकल पहले थॉट को देख लेते हैं। पॉलिटिकल थॉट या राजनीतिक चिंतन, पॉलिटिकल थिंकिंग, किसी विशेष समय अवधि में संपूर्ण समाज के राजनीतिक मनन व विचारों का समुच्चय राजनीतिक चिंतन कहलाता है। किसी विशेष समय अवधि में जो विचारक होते हैं उनके विचारों को इकट्ठा कर लिया जाता है तो वही राजनीतिक चिंतन है। उदाहरण प्राचीन चिंतन, मध्य युगीन चिंतन या आधुनिक चिंतन। पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या होती है, राजनीतिक दर्शन क्या होता है? तो इसकी प्रकृति दार्शनिक होती है, इसकी प्रकृति फिलोसॉफिकल होती है, जो कल्पना व तर्क पर आधारित होती है। तो हमने देखा था कि प्लेटो काल्पनिक थिंकर है, यूटोपियन थिंकर है, वो तर्क की बात करता है, रीजन की बात करता है। इसमें नैतिकता व मूल्यों पर बल दिया जाता है। तो प्लेटो को याद करिए और पॉलिटिकल फिलॉसफी को की परिभाषा को समझते जाइए। राजनीति विज्ञान, इसमें तथ्यों, अनुभवात्मकता यानी ऑब्जर्वेशन इसमें होता है, प्रयोग होता है और इसमें विज्ञान को आधार माना जाता है। तो राजनीति विज्ञान हमने देखा था कि जो अरस्तु था उसने सबसे पहले जो राजनीति है उसको दर्शन से अलग कर दिया, उसको एक स्वायत्त विषय का टैग दिया। क्यों? क्योंकि जो अरस्तु था उसकी जो पद्धति थी वो अनुभवात्मक थी, यानी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड थी। उसने 158 प्रकार के संविधानों का अध्ययन किया, फिर उसने अपनी एक थ्योरी प्रपोज़ की। तो यही बात है। फिर राजनीतिक सिद्धांत, तो इसमें तथ्य व मूल्य दोनों शामिल होते हैं। इसके आधार पर राजनीतिक परिघटनाओं का सामान्यीकरण किया जाता है। तो राजनीति जो सिद्धांत है ये बहुत होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। इसमें हम तथ्यों को और मूल्यों को दोनों को शामिल कर लेते हैं, यानी कि इसमें राजनीति विज्ञान भी आ गया, राजनीतिक दर्शन भी आ गया। तो ये एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। तो अब नेक्स्ट है कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, पॉलिटिकल थ्योरीज मीनिंग। तो थ्योरी शब्द ग्रीक शब्द थ्योरिया से बना हुआ, जिसका तात्पर्य है एक केंद्रित मानसिक दृष्टिकोण, यानी एक कंसंट्रेटेड या सेंट्रल मेंटल लुक। दूसरे शब्दों में किसी मान्यता का व्यवस्थित अध्ययन ये सिद्धांत कहलाता है। तो अभी तक हम लोगों ने दर्शन पढ़ा, फिर उसमें और सारी चीजें देखी, दर्शन देखा, चिंतन देखा, लेकिन वो उसमें कोई व्यवस्था नहीं थी। अब जब राजनीतिक सिद्धांत आ जाते हैं तो हमारा जो दृष्टिकोण है सीमित कर दिया जाता है। जैसे कि जो घोड़ा है उसका जो फोकस है क्लियर कर दिया जाता है। ऐसे ही जब हम सिद्धांत पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत, जैसे हम कोई शब्द कहते हैं तो फिर वो उसका जो पूरी मीनिंग है उसका हम अर्थ निकाल सकते हैं। सिद्धांत एक चश्मे की तरह होता है जिसका प्रयोग घटनाओं को देखने और समझने के लिए किया जाता है। अब लियो स्ट्रॉस क्या बोलता है कि लियो स्ट्रॉस के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक मामलों के स्वरूप को जानने का सच्चा प्रयास है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक मामलों को जानने का सच्चा प्रयास है। तो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ ये सिद्धांत व्यवस्थित चिंतन है जो तर्क संगतता पर आधारित है। तो ये एक व्यवस्थित चिंतन है। ये राजनीतिक चिंतन की तरह अनस्ट्रक्चर्ड नहीं है, ये स्ट्रक्चर्ड है, ये व्यवस्थित है, सिस्टमैटिक है और ये तर्क संगतता यानी रैशनैलिटी पर आधारित है। फिर यह राजनीतिक वास्तविकता है और राजनीतिक दर्शन से संबंधित सत्य की खोज है। तो ये पॉलिटिकल रियलिटी है और राजनीतिक दर्शन से संबंधित सत्य की इसमें खोज की जाती है। इसके लिए सिद्धांत सामाजिक व राजनीतिक जीवन से संबंधित प्रचलित विश्वासों व मान्यताओं का परीक्षण करता है, उसकी व्याख्या करने के साथ साथ उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करता है। तो सिद्धांत क्या करता है? किसी भी सामाजिक व राजनीतिक जीवन से संबंधित प्रचलित विश्वासों व मान्यताओं का परीक्षण करता है, उसकी व्याख्या करता है, साथ ही साथ उसकी आलोचना करता है। तो इसमें किसी भी जो प्रचलित विश्वास है, मान्यताएं, उनका परीक्षण किया जाता है, फिर उनकी व्याख्या की जाती है, उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन भी किया जाता है। तो ये एक सतत प्रोसेस है। यह विभिन्न राजनीतिक अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है, जैसे प्लेटो की न्याय की अवधारणा व राल्स की न्याय की अवधारणा का स्पष्टीकरण। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है? ये विभिन्न जो राजनीतिक अवधारणाएं हैं उनका अर्थ स्पष्ट करता है। यह समान निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए प्लेटो का न्याय सिद्धांत यूनान के नगर राज्यों के अलावा वर्तमान में भी प्रासंगिक है। तो ये सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत करता है।
क्या? राजनीतिक सिद्धांत। फिर राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्थाओं, राजनीतिक आदर्शों, मूल्यों का व्यवस्थित ज्ञान है। तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक वास्तविकताओं, राजनीतिक आदर्शों, मूल्यों का व्यवस्थित ज्ञान है। यह राजनीति की व्याख्या भी करता है, उसका मूल्यांकन भी करता है। अतः वैज्ञानिक व्याख्या व आदर्शात्मक यानी मूल्यात्मक दोनों में इसमें गुण होते हैं। यह तथ्यों पर भी आधारित होता है और तर्कों पर भी। तो ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक सिस्टम होता है। ये बहुत ही ब्रॉड सिस्टम होता है। कहने का सेंस ये है कि इसमें सभी चीजें शामिल हो जाती हैं। इसमें मूल्य भी आ जाते हैं, इसमें तथ्य भी आ जाते हैं, इसमें तर्क भी आ जाता है, इसमें इसमें तथ्यों के साथ साथ इसमें मूल्यांकन भी आ जाता है। तो ये बात है। तो थ्योरी, अप्रोच और मेथड, इसमें अंतर देखते हैं। तो अगर ये पूरा घेरा है तो इसके घेरे के जो ऊपरी सिरे में कौन है? थ्योरी। थ्योरी, फिर बीच में अप्रोच है और सबसे लास्ट में मेथड है। तो यानी मेथड का जो दायरा है सबसे छोटा है। मेथड क्या है? ये एक खोज का तरीका है। मेथड एक खोज का तरीका है। किसी चीज को हम खोजते हैं, मेथड या पद्धति या इसे तकनीक भी कहते हैं। तो ये एक खोज का तरीका होता है। तो ये जो मेथड होता है ये दार्शनिक हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है, ये वैज्ञानिक हो सकता है, क्योंकि ये खोज का तरीका है तो ये दार्शनिक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्लेटो ने दार्शनिक मेथड का उपयोग किया। फिर वैज्ञानिक भी हो सकता है, ये अनुभव पर आधारित भी हो सकता है। तो हमने जब अरस्तू को पढ़ा था तो हमने देखा था कि उसने अनुभवात्मक यानी ऑब्जर्वेशनल मेथड का उपयोग किया था। फिर जब वैज्ञानिक हम जो अप्रोच या वैज्ञानिक मेथड है उसकी जब बात करते हैं तो उसमें आगमनात्मक मेथड देखते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों मेथड देखते हैं। डिडक्टिव का उपयोग प्लेटो करता है और इंडक्टिव का उपयोग अरस्तू करता है। तो ज्ञान प्राप्ति करने का एक तरीका होता है। बेसिकली खोज का तरीका होता है, ज्ञान खोजने का एक ये तरीका होता है जिससे विश्वस्त ज्ञान प्राप्त हो तथा विश्वस्त निष्कर्ष निकाले जाते हैं। पद्धतियां, तो पद्धतियां बहुत सी हो सकती हैं। वैज्ञानिक पद्धति हो सकती है, दार्शनिक पद्धति हो सकती है। फिर वैज्ञानिक पद्धति से निकलकर आगमनात्मक और निगमनात्मक पद्धति आती है, व्याख्यात्मक पद्धति हो सकती है, विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक पद्धति हो सकती है। तो बेसिकली जो मेथड है ये खोज का तरीका। हम किस मेथड से कहते हैं ना कि इस मेथड से हमने जो सवाल है उसको हल कर दिया। तो सवाल भी एक खोज है। खोज क्या है? उसका लक्ष्य क्या है? सोल्यूशन तक पहुंचना। तो हमने किस मेथड से इसको सॉल्व किया, यानी यही है ये खोज का तरीका। फिर अप्रोच क्या होती है? तो अप्रोच ये अध्ययन का विषय होता है। व्हाट इज इंक्वायर, इसमें व्हाट इज इंक्वायर, तो इसमें टॉपिक हाउ टू इंक्वायर, मतलब अगर हम कहें कि हाउ टू इंक्वायर खोज का तरीका क्या है या कैसा है, तो ये मेथड हो जाएगा। और व्हाट टू इंक्वायर ये टॉपिक जो मतलब टॉपिक संबंधित होता है, तो ये क्या है? ये अप्रोच है। तो अध्ययन का विषय प्लस अध्ययन की पद्धति। अध्ययन का विषय यानी व्हाट टू इंक्वायर एंड हाउ टू इंक्वायर, इसमें तो अप्रोच में दोनों चीजें आ जाती हैं, व्हाट टू इंक्वायर एंड हाउ टू इंक्वायर। जैसे ऐतिहासिक उपागम, विधि उपागम, तुलनात्मक उपागम, व्यवहारवादी उपागम, हाउ टू इंक्वायर प्लस व्हाट टू इंक्वायर इसमें आ जाता है। फिर जो थ्योरी है ये निश्चित व क्रमबद्ध नियमों व समूहों जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, सुरक्षा, क्रांति, शक्ति, सत्ता, वैधता, राज्य, इस सब का ये निश्चित व क्रमबद्ध नियमों का समूह है। थ्योरी क्या है? इसमें पूरा ज्ञान होता है और ये एक निश्चित एवं क्रमबद्ध ज्ञान होता है। इसमें पूरा ज्ञान होता है और इसमें निश्चित व क्रमबद्ध ज्ञान होता है। किसमें? थ्योरी में। तो हमने देख लिया मेथड खोज का तरीका है। उपागम में हम लोग दो चीजें आती हैं, व्हाट टू इंक्वायर एंड हाउ टू इंक्वायर। और जो सिद्धांत हैं ये इसमें पूरा ज्ञान निहित होता है और ये सुनिश्चित और क्रमबद्ध होता है।